हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बलबन के बारे में एक लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बलबन के राजगद्दी पर बैठने से संबंधित जानकारी और उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, जैसे कि चालीसा दल का दमन और उसके उपरांत बंगाल के विद्रोह या जो कि तुगरिल खां के नेतृत्व में किया गया था, उसको किस प्रकार से दमित किया बलबन ने, और साथ ही साथ बलबन की जो राजत्व संबंधी सिद्धांत था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे से प्रारंभ करते हैं और बलबन के शासनकाल के दौरान किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बलबन के द्वारा प्रचलित कुछ नए नियम थे जो उसके द्वारा चलाए गए थे। वो कौन कौन से नियम थे उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि बलबन ने अपना जो पूरा राज दरबार था वो किस प्रकार से गठित किया था। फारसी स्टाइल में पूरा अपना दरबार जो है गठित किया था। इसके साथ साथ उसने जो गैर इस्लामी परंपराएं थी, ठीक है, ये यहाँ पर गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी जो परंपराएं थी उनको प्रचलित किया था। अब इन परंपराओं में दो प्रमुख हैं, जैसे कि पहली है सिजदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिजदा, पायबोस और ईरानी त्यौहार नौरोज, ये तीनों प्रथाएं जो हैं बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा और साथ ही साथ याद भी रखिएगा। ठीक है, बलबन ने इसके साथ मतलब कि सिजदा का मतलब क्या होता था, सबसे पहले उसको समझते हैं। सिजदा का मतलब होता था घुटने के बल बैठकर सर झुकाना, यानी घुटने पर बैठ जाना और फिर उसके बाद अपना सर जो है वो सुल्तान के समक्ष झुका देना, ये होता था सिजदा करना। और वहीं पायबोस की बात करें तो सुल्तान के चरणों को चूमना, ये होता था पायबोस। ठीक है, इसके अलावा उसने एक फारसी त्यौहार होता था जिसको बोलते थे नौरोज। ठीक है, और ये लगभग 14 से 15 दिन पूरा त्यौहार पर्व चलता था। फारसी त्यौहार है, ये भी बलबन के समय यहाँ पर मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन खास चीज़ें थी, जो प्रथाएं थीं जो उसके द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, बलबन किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं मिलता था। इसके संबंध में उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लोग आवश्यक रूप से अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि सीधा सा याद रखिए आप लोग कि बलबन जो है वो निम्न जाति से या निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति से बेहद नफरत करता था। बलबन इस प्रकार का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है, बलबन खलीफा को मान्यता देता था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में भी उसका जो एक लेख मिलता है उसमें मिलता है कि बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में हम लोगों ने पिछली क्लास में इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ सिक्कों पर भी खलीफा का नाम अंकित करवाया और खुतबों में भी उनका नाम शामिल करवाया था बलबन ने। तो इन सारी बातों से ये प्रतीत होता है कि बलबन खलीफा की सत्ता को जो है मान्यता देता था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उसके कुछ प्रशासनिक सुधारों के बारे में।
बलबन ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे? सबसे पहली अगर हम बात करें तो उसने एक सैन्य विभाग का गठन किया, दीवाने आरिज, जो कि पूरे सल्तनत काल के लिए एक प्रमुख विभाग के रूप में कार्यरत करता रहा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, और साथ ही साथ ये सैन्य विभाग है तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैन्य विभाग किसी भी शासन तंत्र के प्रमुख विभागों में से एक होता है। ठीक है, इसलिए बलबन का द्वारा स्थापित किया गया सैन्य विभाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि किस नाम से जाना जाता था? दीवाने आरिज के नाम से। और जो इसका हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, अभी बाद में जब हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारे सेपरेट टॉपिक्स के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो इन वंशों को समाप्त करने के बाद हम लोगों को पढ़ने हैं, उनमें ये सारी चीज़ें हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने जो भी अधिकारी नियुक्त किए, खासकर जो इसने पहला दीवाने आरिज बनाया था वो बनाया था इमादुल मुल्क को। ठीक है, ये मुल्क है, इमादुल मुल्क को पहला दीवाने आरिज बनाया था और उसे रावत अर्ज की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्या किया था? कौन सी उपाधि प्रदान की थी? रावत अर्ज की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसने गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसने गुप्तचर विभाग का जो है वो गठन किया था। और अपनी इन्हीं गुप्तचर विभाग के माध्यम से ही उसने लौ और रक्त की नीति को अपना करके चालीसा का दमन किया था। साथ ही साथ गुप्तचर के संबंध में उसका जो प्रमुख विचार ये भी था कि वो अपने गुप्तचरों को राज दरबार के प्रमुख व्यक्तियों से कभी मिलने नहीं देता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि यदि गुप्तचर राज दरबार के लोगों से मेल भेंट करेगा, मिलेगा, तो हो सकता है कि ये लोग जो हैं उनसे कई जानकारी प्राप्त करके साम्राज्य के लिए या राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस वजह से बलबन जो है गुप्तचरों के बारे में जानकारी शेयर नहीं करता था और ना ही राज दरबार में उन्हें सम्मिलित होने देता था। ठीक है, नेक्स्ट, दोआब में इक्ताओं का पुनर्गठन किया था। ठीक है, उसने इक्ताओं को पुनर्गठित किया था और साथ ही साथ उसने ख्वाजा नामक अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी इक्ताओं में। ठीक है, इक्तादारों पर या सूबेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने ख्वाजा नामक प्रमुख अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं मंगोल समस्या। उस समय मंगोल समस्या बड़ी भारी समस्या थी। ठीक है, लेकिन बलबन ने इस समस्या से निपटने का भरसक प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी रहा था। ठीक है, इसके लिए उसने किया क्या था? उसने जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा थी, ठीक है, यानी कि जहाँ से मंगोलों का आगमन होता था, पश्चिमोत्तर का मतलब समझ रहे हैं भारत का उत्तर पश्चिम भाग, जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र हैं, उधर से ही आक्रमणकारियों का भारत में आगमन होता था। तो वहाँ पर उसने दुर्गों की या किलों, कई सारे किलों का निर्माण करवा कर एक श्रृंखला गठित कर दी थी और वहाँ पर अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की नियुक्ति की थी। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र मोहम्मद खां को भी इन्हीं किलों का संरक्षक नियुक्त किया था और जहाँ पर मंगोलों के खिलाफ युद्ध करते हुए ही उसके पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जिसको कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, इस वजह से उसकी मृत्यु से बलबन को बहुत अत्यधिक आघात लगा था और उसी आघात के चलते ही उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये था पूरा मृत्यु का प्रकरण, शहजादा मोहम्मद की मृत्यु और जिसके आघात से बलबन की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, कहते हैं कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो जियाउद्दीन बर्नी, जो उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने वर्णन किया है कि लोग जो है एकदम से पगला गए थे और
लोगों ने अपने ऊपर धूल मिट्टी फेंकना प्रारंभ कर दिया। 40 वर्षों तक शोक, 40 दिनों तक जो है बलबन की मृत्यु का शोक जो है वो मनाया गया था। ठीक है, इस तरह का जो वर्णन है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है हमको? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि बलबन जो है वो क्या था? अभिनव कला में बड़ा ही पारंगत था। के निजामी एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं। के निजामी, के निजामी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बलबन अभिनव कला में बड़ा ही पारंगत था और वह अपने अभिनव से जनता को मंत्रमुग्ध रखता था। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखना किसका है? के निजामी का है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक विशेष बात और भी है कि बर्नी ने इसे खुफिया कातिल भी कहा है। ये पॉइंट भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, बहुत जगह आपको मिलेगा नहीं ये, खुफिया कातिल। और ये किस संदर्भ में कहा है? उसने जब चालीसा के दमन के समय प्रमुख चालीसा दल के सदस्यों को लौ और रक्त की नीति के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी करके गुप्त रूप से भी उनकी हत्या करवाई थी। उनको प्रमुख षड्यंत्रों में शामिल करके मौत की सज़ा भी दी थी। तो इस वजह से ही बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल की संज्ञा जो है प्रदान की है। ठीक है, तो हाँ, एक अंतिम पॉइंट कि इसके समकालीन जो प्रमुख कवि थे उनमें से पहला था अमीर खुसरो और अमीर हसन। इन दोनों को ही जो बलबन का पुत्र था मोहम्मद खां, उसने जो है संरक्षण प्रदान किया हुआ था अपने क्षेत्र में। ठीक है, और अमीर खुसरो को भी मंगोलों के द्वारा कुछ समय के लिए किडनैप किया गया था, यानी कि अपहरण कर लिया गया था, बाद में उसको मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अमीर खुसरो की एक अन्य उपाधि तूतिए हिंद भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था पूरा बलबन। अब नेक्स्ट हम लोग बलबन के बाद क्या है कि बलबन का नाती जो है कैकूबाद, वो गद्दी पर बैठता है। उसका जो पुत्र बुगरा खां है, जो बंगाल में था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो बंगाल से वापस नहीं आता है दिल्ली की गद्दी पर शासन स्थापित करने के लिए, और वो वहीं पर अपना स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ रखता है। तो जिसकी वजह से कैकूबाद को जो है क्या कर दिया जाता है? राजगद्दी सौंप दी जाती है। और 87 से 90 तक लगभग 3 वर्षों तक कैकूबाद का शासन रहता है, और बाद में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना जो है की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस आशा से कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, इसके जो फैक्ट हैं वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।